सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद जो आपने मुझे इतना ज़्यादा प्यार दिया। जितना बोलूँगा कम है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्यार मुझे दिया है। बस उसके लिए बोलूँगा दिल से आपका धन्यवाद। मैंने अपनी कहानी ख़त्म की थी अम्बेसडर होटल पार्ट 1 कि हमने कैसे ओपनिंग कराया और ओपनिंग के दूसरे दिन ही मतलब कैसा प्रॉब्लम हुआ था हमें। अब मैं आगे बताऊंगा कि अम्बेसडर होटल ने हमको क्या क्या दिया, कितनी मतलब अचीवमेंट हमने कितना किया। बहुत कुछ मिला वहाँ, किया भी बहुत और मिला भी बहुत। काम करने में तभी आपको मज़ा आता है जब आप मेहनत करते हैं ना, आपको उसका रिटर्न मिल जाए ना, तो आपका दिल खुश हो जाता है और मतलब आप एकदम दिल और जान लगा के काम करते हैं। जब होटल बनना था और जब यूनिफॉर्म सिलने का टाइम था, तो जीएम सर ने मेरे लिए भी कोट सिलवाया था, 2 सूट कोट। मैंने मना भी किया था कि सर रहने दो, मैंने क्या करना है कोट का, मैंने थोड़ी ऑफिस में बैठना है। तो उन्होंने बोला नहीं, तुझे भी मैंने कोट पहनाना है, ताकि सब मैनेजर पहनेंगे, जब तू भी पहनेगा तो अच्छा लगेगा, सब एक जैसे लगेंगे। कभी कभी तू कोट भी पहना, थोड़ी हमेशा काम करता रहेगा। ऐसा उन्होंने बोला और उन्होंने मेरे लिए कोट सिलाया। और जब पार्टी में प्रॉब्लम हुआ था, तो उस दिन वो मुझे गुस्से भी हुए थे कि आज ओपनिंग है और तूने कोट नहीं पहना। तो मैंने उन्हें दूसरे दिन बोला, अगर मैं कोट पहन लेता आज तो आपका कैसे काम होता, सेफ कोट में कैसा लगता। तो एमडी सर बोलते, ये देखो तुमने सेफ को कोट पहना दिया, इसके लिए ये काम में प्रॉब्लम आ गई। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू सैटरडे संडे ऐसे कोट पहना कर बीच में, लेकिन मैं पहनता नहीं था। मुझे मतलब अंदर से फीलिंग नहीं होती थी अच्छी कि यार मैं कोट पहनूँ, ऐसा मतलब खुशी नहीं होती थी। और थोड़ी नर्वस, थोड़ा सा मैं नर्वस होता था, मतलब मज़ा नहीं आता था, इस वजह से मैं पहनता नहीं था। चलने लगा काम, बहुत ही अच्छा काम चला। हमने पहले ही मंथ में मतलब 20 या कुछ दिन थे, हमने 30 लाख की फूड सेल ओनली की थी। दारू रूम ये मेरे को पता नहीं, मतलब कोल्ड ड्रिंक, इसके बारे में मैं ज़्यादा इंक्वायरी नहीं करता था। मैं अपनी फूड सेल में पूरा फोकस रखता था, क्योंकि उससे पैसे भी मिलने थे ना, 1% इंसेंटिव एमडी सर ने बोला था। पहले ही महीने हमने 30 कर दिया। और मैं अपने बोला एमडी सर को कि सर मैंने तो घर जाना है और मुझे पैसे दे दो। उन्होंने तुरंत मुझे 30,000 रुपये दे दिए। अब घर जाने का क्या हुआ था, मीठी ईद के बाद बकरा ईद आ जाती है तुरंत, 45 या कुछ 40 दिन में। अब मैंने घर जाना था, तो मैंने जीएम सर को बोला कि सर मैंने तो घर जाना है। तो उन्होंने बोला, देख मैं तो तुझे छुट्टी दे नहीं सकता, तूने इसके लिए एमडी को पूछना पड़ेगा, वो तुझे जाने नहीं देंगे। मैं बोला चलो ठीक है, मैं पूछ लेता हूँ। मैंने एमडी सर को बोला कि सर मैंने घर जाना है। तो उन्होंने बोला अच्छा कितने दिन जाना है। मैं बोला सर ईद है, अब बड़ौदा जाना है, कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। तो उन्होंने बोला 1 हफ्ता हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते, हम तुम्हें सिर्फ 3 दिन देंगे और फ्लैट का टिकट हम कराएंगे, हमारे खर्चे से तुम जाओगे और आओगे। अब जब वो ऐसा बोल रहे हैं तो मैं क्या बोल सकता था। मैं बोला ठीक है सर। उन्होंने मेरा टिकट करा दिया अमृतसर से दिल्ली, दिल्ली से बड़ौदा। अब अमृतसर से बड़ौदा जाने में कितनी तकलीफ है फ्लैट से, पता है आपको। अब सुबह जल्दी उठो, फिर यहाँ से बस में अमृतसर जाना आपने। अमृतसर में जैसे ही बस स्टैंड पहुँचा, मैंने संजू को फ़ोन कर दिया, संजू आ गया, मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आया, वो वहीं था। उसके बाद आप दिल्ली जाओ, दिल्ली इंतज़ार करो, फिर 5 साढ़े 5 बजे आपको फ़्लाइट मिलेगा, फिर बड़ौदा जाओ। मतलब फ़्लाइट से जाने में भी पूरे थक जाते हैं, मतलब आपके 12 घंटे ऐसे ही निकल जाते हैं, नहाना धोना गए, मतलब सो नहीं पाते आप, ना लेट पाते हो। सेम आने के टाइम मेरा टिकट था बड़ौदा से मुंबई, मुंबई से चंडीगढ़। ये देखो कितना घूमा मैं, चंडीगढ़ से बस में, क्योंकि जलंधर में एयरपोर्ट नहीं था तब, तो इतने चक्कर काटना पड़ते हैं। मैं गया आया, कोई बात नहीं, काम बहुत ही अच्छे से चल रहा था, मतलब बता नहीं सकता। पूरे शहर में हमने हंगामा कर दिया था कि अम्बेसडर होटल, अम्बेसडर होटल। लोग अपने घरों में, अपने दुकानों में बात करते थे कि यार बहुत चल रहा है अम्बेसडर होटल। और जब आप वहाँ से निकलेंगे ना, तो बाहर इतनी गाड़ी, ऐसा लगता था कि अंदर मेला लगा है। इस वजह से और चला, मतलब इतनी गाड़ी कोई देखता है ना, वो सोचता है क्या है इस होटल में, हम भी जाएंगे। मतलब नाम हो गया था पूरी टीम का, मेरा अकेले का नहीं। होटल क्या है, टीम वर्क होता है, मतलब एक इंसान नहीं चलाता उसको, सारी टीम चलाती है मिलके। कोई ये बोले कि मेरी वजह से चल रहा है या फिर मेरी वजह से चल रहा है, नहीं, हर इंसान का उसमें योगदान होता है। बर्तन धोने वाले से और जनरल मैनेजर तक सबका हिस्सा होता है उसमें, तभी एक प्रॉपर्टी अच्छे से रन करती है। चलने लगा, हमारा टेरिस रेस्टोरेंट भी बहुत अच्छा चलता था, सब
बढ़िया काम चल रहा था। फिर हमने ना बहुत सारे स्टेप लिए थे जल्दी जल्दी। जैसे एक मेरे पास वो मैंने बोला था ना खली था, उसके लिए हमने क्या किया, मतलब वो बहुत ही अच्छे से अपना डिपार्टमेंट संभाला था और वो कौमी 1 था। 2014 में वो कौमी 2 था। अब उसने पूरा डिपार्टमेंट संभाल लिया। अब अगर मैं उसके लिए मैंने सोचा अगर CDP लाता हूँ तो मेरा काम सफ़र कर जाएगा, क्योंकि फिर एक दूसरे पे काम डालेंगे, ये भी बोलेगा यार हमारा शेफ़ है वो करे। तो मैंने दिमाग लगाया, ऑफिस में मैं बैठा टेंशन में, फिर मैंने सोचा इसको ही मैं CDP बना देता हूँ, DCDP बना देता हूँ, तो मेरा काम ये सारा निपटा देगा। मैं GM सर के पास गया, मैं बोला सर ऐसे ऐसे है, मैं इसका प्रमोशन करना चाहता हूँ सिर्फ 1 महीने में। उन्होंने बोला क्यों, अभी तो इसने ज्वाइन किया है। मैंने उन्हें पूरी कहानी बताई। मैं बोला सर अगर मैं दूसरा CDP लाऊंगा, उसकी सैलरी इतनी होगी, फिर काम सही से नहीं होगा, एक दूसरे पे काम डालेंगे। अगर मैं ये चीज़ इसको दे दूंगा तो ये खुशी में ऐसा काम करेगा ना, मतलब मज़ा आ जाएगा। उन्होंने बोला ठीक है, तुझे जैसा अच्छा लगता है कर ले। साइन कराया, फटाक से अकाउंट में पकड़ा दिया, चल प्रमोशन हो गया। वो तो इतना खुश, मतलब काम उसने फिर ऐसा संभाला, फिर मुझे देखना नहीं पड़ा। उसने अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ली कि मैंने क्या करना है, अब मैं ही शेफ़ हूँ। मतलब उसे वक्त से पहले वो चीज़ मिल गई, लेकिन वो चीज़ उसने बिगाड़ी नहीं की। कई बार होता है ना कि हमें टाइम से पहले कुछ मिल जाता है, फिर हम उसे संभाल नहीं पाते हैं, लेकिन उसने बहुत ही अच्छे से संभाला। मतलब जो मैंने उम्मीद की थी वो खरा उस पर उतरा। सेम मैंने वहाँ पर कम से कम 20 से 25 नए लड़के इंडस्ट्री में लाया। मतलब जब आपके पास कुछ पावर होता है ना, या फिर आप कुछ कर सकते हो किसी के लिए, तो मेरा ये मानना है कि आप करो। मैं अपने गांव के लड़के कम से कम 12 लेके आया नए। मतलब उन्हें ये भी नहीं पता है कि चॉपिंग बोर्ड क्या होता है या फिर जूलियन कटिंग क्या होती है। सीधा गांव से आए, उनको हमने शेफ कोट पहनाया। कौमी 3 में डायरेक्ट, काउंटी में, इंडियन में, तंदूर में, जहाँ जहाँ जगह हुई एक एक सबके नीचे 2-2 डाल दिए। तो मैं कम से कम 12 लड़के अपने गांव के लाया इंडस्ट्री में। अभी तक मैं कम से कम 20 लड़के ला चुका हूँ। तो 20 लड़के में कई लड़के कामयाब हो गए, कईयों ने इंडस्ट्री छोड़ दी, कईयों ने हमको कुछ ताना दे के इंडस्ट्री छोड़ दी। बताऊंगा कैसे कैसे, लेकिन कई कामयाब हैं, अच्छे से काम कर रहे हैं और शायद आगे और भी कामयाब होंगे। और भी लोग हम लाए, ऐसा नहीं कि मैं अपने गांव को ही लाया। जो मिला, मौका मिला, जब भी हमारे पास जगह होती थी, किसी ने बोला कि सर ये मेरे गांव का या ये लड़का है गांव से आया है, हमने बोला चल लगा दे। क्योंकि काम इतना ज़्यादा चलता है, हर डिपार्टमेंट में अगर 2-2 भी नए लड़के होंगे ना तो फ़र्क नहीं पड़ता था। आटा लगाना है, पेड़े मारना है, ये लिया वो लिया, प्याज छील, स्टाफ का खाना, काउंटी में नाइट में काम करने के लिए, तो एडजस्ट हो जाते थे वहाँ लड़के। तो इस तरीके से हमने बहुत नए लड़कों को चांस भी दिया। कई लोग आए, बहुत कहानी है। 2 लड़के आए मेरे गांव के, उन्हें मैंने तंदूर में लगा दिया। फिर उन्होंने किया नहीं, दूसरे दिन वो घर जाने लगे, बोले हमने नहीं करना है, घर जाएंगे। तो कोई भी नया लड़का आता था या जाता था तो रिंकू जो राजीव है वो छोड़ने जाता था। राजीव उनको छोड़ने गया। राजीव ने पूछा क्या हुआ, क्यों नहीं कर रहे हो? तो उन्होंने पता है क्या बोला हंसी भी आती है। उन्होंने बोला यार हम रोटी थोड़ी ही लगाएंगे, हम कुछ अच्छा काम करेंगे। मतलब उनके लिए रोटी लगाना गलत काम था, लेकिन मुझे पता था कि ये बच्चे और मेरे गांव के, इनके लिए खाना बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है। तो मुझे कभी गुस्सा नहीं आया, मैं हंस के लेता था। मैं बोला कोई बात नहीं, अभी इनको इस चीज़ का पता नहीं है, आज से 5 साल बाद, 4 साल बाद ये फिर से हमें बोलेंगे और पछताएंगे कि यार हमने शायद उस टाइम पे कर लिया होता। रोटी ऐसे नहीं लगा सकते आप तंदूर में, आपको सीखना पड़ता है। आप गांव से आके सोचेंगे कि हम रोटी लगा देंगे तो आपसे नहीं लगेगी मेरे भाई। उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ता है, कम से कम 6 महीना, साल भर, तब जाके आप तंदूर में रोटी लगा सकते हैं। सेम एक केस और था ऐसा ही। मैं AGI में भी 3 लड़के लाया था अपने गांव के। तो उसमें से एक लड़का पता है क्या बोल के गया था? उसने मुझे नहीं, उन 2 लड़कों को बोला कि तुम काम करो, प्याज छीलो, मैं तो ऑफिस में काम करूँगा तो भी मुझे गुस्सा नहीं आया, मुझे आता ही नहीं गुस्सा। मैं हंसता हूँ, मैं सोचता हूँ यार बच्चे हैं ये, मतलब क्या कर सकते हैं। वो ये नहीं सोचते कि हम कितने नसीब वाले हैं। मतलब हमको डायरेक्ट किचन में शेफ कोट पहनने के लिए मिल जाता है। इस शेफ कोट की कीमत है, आप मतलब वाइट कोट पहनते हैं ना तो उसकी एक कीमत है, आपको एक पोस्ट मिल जाती है कि आप शेफ़ हैं।
एग्जीक्यूटिव शेफ़ अलग चीज़ है, कौमी 3 भी शेफ़ ही होता है, जिसने शेफ़ कोट पहना वो शेफ़ है, बस उसकी पोस्ट अलग होती है। तो ये चीज़ उनके दिमाग में नहीं आता कि यार लोग किचन में काम करने के लिए आने के लिए कम से कम 2-2 4-4 साल केएसटी में काम करते हैं, उसके बाद भी उनको वो मौका नहीं मिलता है। लेकिन तुम नसीब वाले हो, तुमको डायरेक्ट किचन में आने का मौका मिला और तुम 6 महीने में, साल में काम सीख गए। ये चीज़ अपने दिल में डालो, दिमाग में डालो कि कैसे तुम्हें आने का मौका मिला किचन में। कभी फ्यूचर में तुम्हें भी ऐसा चांस मिलेगा तो तुम भी नए लड़कों को लगवाओ किचन में। ये चीज़ का ध्यान रखना, भूलना मत इसको। अब आते हैं होटल में। मैं कहीं और चला गया, बह जाता हूँ ना इमोशनल में, क्या करूँ। अब होटल में क्या चल रहा था, काम अच्छा चल रहा था, सेल दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी। मतलब 30 से सीधी सेल गई 40 पे, 40 से 45, 55, 60, 75, ओनली फूड सेल बता रहा हूँ, लाख। अब क्या हुआ, 4 महीने तो अच्छे से चला, 4-5 महीने मुझे एमडी सर ने इंसेंटिव दिया। उसके बाद वो थोड़े थोड़े घबराने लगे। जब वो मुझे पैसे देते थे तो मेरी तरफ देखते थे, बोले तू तो जीएम से भी महंगा हो रहा है। तो मैं बोला सर मैंने आपसे बोला था मुझे आप 1% इंसेंटिव देना, आपने खुद दिया ना। मैंने तो आपसे बोला था सिर्फ मेरी 45,000 सैलरी कर दो, मुझे नहीं चाहिए। तो आपने बोला नहीं हमने देना है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ, 1 साल से पहले ही हमने सारे स्टाफ की सैलरी बढ़ा दी। काम ही ऐसा चल रहा था, सबका प्रमोशन कर दिया, सबको खुश कर दिया। 1.5 साल हो गया लेकिन मेरी सैलरी नहीं बढ़ी। जीएम सर की सबकी सैलरी बढ़ गई, क्योंकि अकाउंट और मेरा ऑफिस बिल्कुल मिला हुआ था। हम दोनों हर बात अपनी शेयर करते थे। मैं जो भी दुख है अकाउंट वाले को ही बताता था। रवि है मेरा दोस्त है, आज भी मैं उससे बात करता हूँ, मेरे जो भी काम होते हैं उससे करा लेता हूँ। तो वो मुझे बताता था देखो सैफ इतनी सैलरी बढ़ गई, इसकी सब पता रहता था ना मुझे, और मेरी बढ़ी नहीं। और मैं जीएम का खास हूँ, दुनिया को पता है, मतलब पूरे होटल को कि शेफ़ जीएम का खास है, मतलब दोनों एक ही हैं। उसके बाद भी मेरी सैलरी बढ़ी नहीं। मैंने जीएम सर को बोला, मतलब सर मैं आपका खास आदमी हूँ, लोग बोलते हैं मेरी तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ी। बोली तुम्हारी तनख्वाह मैंने बढ़ानी है, तुमने लिखना चाहिए ना और एमडी से साइन कराना चाहिए। अच्छा, मैं बोला मुझे पता ही नहीं था ये चीज़। फिर दोबारा हमने आधे लड़कों की सैलरी बढ़ानी थी, मैंने अपनी 60,000 सैलरी लिखी, एमडी से साइन करा लिए, अकाउंट में पकड़ा दी। अब 60,000 सैलरी और 60,000 उधर इंसेंटिव। अब एमडी ने मुझे देखा, बोले शेफ अब क्या करना है। अब वो देने में थोड़े से ढीले पड़ने लगे। अब मुझे क्या है, पैसे मांगने में बहुत ज़्यादा शर्म आती है, मतलब अपने पैसे मैं मांग नहीं सकता। अब मैं इस चीज़ से परेशान हो गया था, इरिटेट हो गया था। फिर मैंने अकाउंट वाले से बात की, मैं बोला यार क्या करना चाहिए। फिर हमने एक हल निकाला। मैं एमडी के पास गया, मैं बोला सर मुझे इंसेंटिव नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मांगना पड़ता है, आप भी देने में थोड़ा सा हिचकिचाते हो। तो बोलने क्या करना चाहते हो। मैं बोला मेरी सैलरी 75 कर दो बस, मुझे आपका इंसेंटिव ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि मैं मांग नहीं सकता, मैं परेशान हो जाता हूँ। वो इस चीज़ में मान गए, उनको फ़ायदा हो गया। और अभी तक क्या, मैंने 2016 में बुलेट ले ली थी। मेरा सपना था कि मैं जब भी बाइक ख़रीदूँगा तो मैं बुलेट ख़रीदूँगा, तो मैंने बुलेट ले ली। अब मैं जहाँ रहता था ना, वो बुलेट वहाँ चढ़ नहीं सकती, ऊपर है, इतना रूम ऊपर था, तो ऐसे चढ़ नहीं सकती थी, प्रॉब्लम होती अकेले चढ़ाने में उतारने में, तो मैं लेके नहीं जाता था, लेकिन चलता पैदल ही था। 2 साल हो गए और सिर्फ वो 4,000 किलोमीटर दूर चली थी। लोग बोलते थे शेफ आपने यहाँ खड़ी करने के लिए लिए। कई लोग हंसते थे कि पेट्रोल के चक्कर में शेफ नहीं चलाता है, लेकिन लेके कैसे जाऊँ, रूम में जगह नहीं है, बाहर खड़ी करेंगे, पंजाब है ये, उड़ जाएगी आपकी बाइक, पता भी नहीं चलेगा रातों रात। तो मैं ध्यान नहीं देता, मैं सोचता था पैदल जाता हूँ, थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है इस बहाने। ऐसे चलने लगा। 2 साल हो गए थे। कभी कभी मेरी बीवी यहाँ जाती थी बच्चों की, कभी मैं घर चला जाता था। मेरे एक बेटी भी हो गई थी, मेरे 3 बच्चे हो चुके थे और 17 आ गई थी। अब 18 साल 2018 चालू हो गई। 18 चालू होते होते क्या हुआ, जीएम सर ने नौकरी छोड़ दी थी, एफएमबी मैनेजर ने नौकरी छोड़ दी थी, और जितने होटल में मैनेजर थे ज़्यादातर सब ने नौकरी छोड़ दी थी, सिर्फ मैं अकेला बचा था। और एमडी सर जो वहाँ के थे सिमरजीत सर, वो एक नया होटल
खोलने की तैयारी में थे। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया, एक पार्टनर ले आए। पार्टनर लाने के बाद क्या हुआ, प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी। प्रॉब्लम एक दिन ऐसी क्रिएट हुई कि एमडी सर ने अपना बनाया हुआ होटल, अपना सपना, मतलब उनका भी वो सपना था, मतलब अम्बेसडर होटल, अब वो बेच दिया। अब बेचने के बाद क्या हुआ, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हुई। मतलब मैं तो बहुत महंगा शेफ़ था। मैं एक डायलॉग मारता था कि जालंधर का सबसे महंगा शेफ़ हूँ, और मेरे पास एक कौमी 3 होता था, वो सबसे महंगा कौमी 3 था। ऐसा एक डायलॉग मारता था मैं। अब क्या हुआ, जीएम नया आया। अब क्या होता है, कोई प्रॉपर्टी में नया जीएम आता है ना, तो वो सबसे पहले पुराने स्टाफ को टारगेट करता है, और वो भी अगर उसकी सैलरी ज़्यादा है तो वो कंपनी को दिखाता है कि ये देखो, मैंने इतनी तुम्हारी सैलरी बचा दी आते ही, और ये काम भी मैं देख लूँगा, एफएमबी का काम भी मैं देख लूँगा। एफएमबी भी महंगा है तो मैंने निकाल दिया, सस्ता ले आया। लेकिन देख नहीं पाता है। ये एक नाटक होता है, मतलब आप इसको ड्रामा बोल सकते हैं। मतलब आदमी अपनी छवि बनाने के लिए क्या करता है, सबसे पहले जो महंगा स्टाफ है ना, उसको प्रॉब्लम क्रिएट करता है उसके लिए, ताकि ये चला जाओ। मैं कंपनी को बोलूँगा, देखो 75,000 का शेफ़ गया, मैं 40,000 का शेफ़ ले आया। और मैं आपको बता चुका हूँ कि 40,000 का शेफ़ 40,000 जैसा ही काम करता है। पैसों में भी पावर होता है। पैसों से क्या है, तुम्हारी बॉडी में ना करंट आता है, और तुम दौड़ते हो, अच्छे से काम करते हो, और एक फ्रीडम होता है। लेकिन जब इस सोच के लोग आते हैं ना, जो बचाने लगते हैं, तो आप समझो कि आपका प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई, चाहे वो होटल हो या कोई भी हो। बचाना कैसे, जैसे मैं अलग तरीके से बचाता हूँ। मेरा जो बचाने का तरीका है ना, मैं चीज़ें फेंकता नहीं हूँ। मतलब मेरे किचन में आपको कोई चीज़ फेंक नहीं सकता बंदा, पहले मुझसे पूछेगा। यही मैं सबको समझाता हूँ कि चीज़ ख़राब नहीं होना चाहिए। अगर चीज़ आपकी ख़राब होगी तो ये होटल का नुकसान है। ज़्यादा सैलरी देना या फिर सैलरी बचाना, ये बचाना नहीं बोलते हैं, ये होटल के लिए नुकसान होता है, चाहे कोई भी होटल हो। जो जीएम या एमडी वो सोचते हैं कि हम सैलरी बचा लें, सैलरी कम कर लें, स्टाफ भगा दें, तो ये समझो कि होटल अब थोड़े दिन में पीछे जाने वाला है, ख़त्म होने वाला है। जितना आप सैलरी बचाने का सोचते हो ना, उतना आप होटल को चलाने के बारे में सोचो, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा, आपकी कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। लेकिन क्या होता है, जो निकम्मे टाइप के जीएम होते हैं, वो सबसे पहले आगे कुछ तो उन्होंने करना नहीं है, सीधा स्टाफ को टारगेट करना है, स्टाफ की सैलरी कम करना है, या फिर महंगा स्टाफ को परेशान करना है ताकि वो चला जाए, ताकि उनकी नौकरी थोड़े दिन चल सके, 6 महीना तक। बस ये होता है। सिमन जी सर जा चुके थे, जीएम सर पहले ही जा चुके थे, नया जीएम आ गया था, एफएमबी मैनेजर भी जा चुका था, सारे मैनेजर जा चुके थे, तो इतना महंगा शेफ़ कौन रखता। लेकिन क्या हुआ था, सिमरजीत सर का ना पूरे शहर में बहुत नाम हो गया था, पूरे जालंधर में हमें भी लोग जानने लगे थे। तो कोई उनका दोस्त होता था, तो वो कुछ भी होटल या रेस्टोरेंट खुलेगा ना, तो उनसे पूछता था। तो सेम एक ऐसे ही होटल आ रहा था यहाँ पर जालंधर में, द ब्रू टाइम्स रेस्टोरेंट था, मैक्रो ब्यूरी के साथ। तो उन्होंने मुझे वहाँ ज्वाइन करा दिया। जब उन्होंने मुझे वहाँ ज्वाइन कराया, तो उन्होंने मुझे वहाँ इंटरव्यू कराया, उन एमडी से मुझे मिलाया। मैं मिला एमडी से, मिलते ही एमडी सर मतलब खुश हो गए मुझसे बात करके, और तुरंत उन्होंने मुझे एडवांस पैसे पकड़ाए। सिमरजीत सर की एक ख़ास बात है, आपको वो पैसे दिलाते हैं, ज़रूर खुद भी देते हैं और दिलाते भी हैं। तुरंत मुझे पैसे दिलाए, बात होगी पक्की। और जैसे ही मैंने वहाँ ज्वाइन किया 1 तारीख को, और 2 तारीख को मुझे खुशी मिली ना, इतनी ज़्यादा खुशी मिली, और वो मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट स्टोरी में कि मैंने द ब्रू टाइम्स ज्वाइन किया तो मुझे कितनी खुशी मिली, क्या मिला। तो अगली स्टोरी में मिलते हैं, तब तक के लिए